हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स एरिया चैनल पर। हम लोग आज क्लास 9th का बायो पढ़ेंगे, जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई। इसके पहले हमने एक लेक्चर पढ़ लिया है, आप जाकर उस लेक्चर को देख सकते हैं। उस लेक्चर को देखे बिना आपको ये वीडियो समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए जाकर पहले उस लेक्चर को देख लीजिए। उसके बाद ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा। इतने आसान तरीके से पढ़ाएंगे कि कोई आज तक आपको ऐसा बायोलॉजी नहीं पढ़ाया होगा। चलिए देखते हैं कि आज हमको क्या पढ़ना है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि सजीवों के जीवन की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो कोशिका होती है। अर्थात सजीव जो होते हैं कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। उनकी पूरी बॉडी जो होती है वो सेल से मिलकर बनी होती है। आज हम देखेंगे कि कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कैसे है। अब कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक इकाई है, इसका अर्थ क्या है, तो चलिए देखते। अब कुछ इस प्रकार से कोशिकाएं व्यवस्थित होकर हमारे शरीर का निर्माण करती हैं, हमारे अंगों को बनाती हैं। तो इसमें जो निर्माण कर रही हैं, हमारे अंगों को बना रही हैं, तो ये हमारे शरीर की संरचना ही तो बना रही है। तो इसलिए कोशिका को बोलते हैं कि ये हमारे जीवन की संरचनात्मक इकाई है। यानी हमारे जीवन में ये हमारे शरीर की संरचना कर रही है, हमारे शरीर को बना रही है। इसलिए कोशिका को बोलते हैं कि ये हमारे जीवन की संरचनात्मक इकाई है। अब क्रियात्मक इकाई कैसे है ये देखते हैं, चलिए। अब कोशिकाओं का कार्य हर जगह अलग अलग होता है। जैसे हमारे हाथ की कोशिकाएं हैं, हमारे हाथ को कोशिकाओं ने मिलकर बनाया है और हमारा हाथ मूव कर रहा है। तो कोशिका ऊर्जा दे रही होगी तभी तो ये मूव कर रहा है हमारा हाथ। हमारा हाथ बिना ऊर्जा के मूव तो कर नहीं सकता है। तो कोशिका यहाँ पे ऊर्जा बनाने का काम कर रही है। वैसे ही हमारे ब्रेन में सोचने की क्षमता को प्रदान करती है कोशिका। हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए क्षमता प्रदान करती है। वैसे ही हर जगह हर कार्य के लिए ये ऊर्जा प्रदान करती है कोशिका। तो इसलिए इसे कहते हैं कि ये जीवन की क्रियात्मक इकाई है, यानी कार्य भी करती है। हमारे जीवन में ये कार्य भी करती है। तो ये हमारे शरीर में अलग अलग जगह पे अलग अलग कार्य करती है, इसलिए इसको बोलते हैं ये हमारे जीवन की क्रियात्मक इकाई है। और हमारे शरीर में कोशिकाएं जो है वो निरंतर बदलती रहती हैं। एक कोशिका अपने स्थान पे नहीं रहती है, वो मरती है, फिर दूसरी कोशिका आकर वहाँ पे बैठ जाती है। वहाँ पे यहाँ पे मान लीजिए ये कोशिका है, ये यहाँ से मर गई, तो इसको हटाकर दूसरी कोशिका आकर यहाँ पे व्यवस्थित हो जाती है। ठीक, तो कोशिका बनना भी तो चाहिए, तभी तो यहाँ पे व्यवस्थित होगी। तो हर कोशिका जो है विभाजन के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करती हैं। अब विभाजन क्या होता है, ये विभाजित होती हैं। ये एक कोशिका जो है ये आगे चलकर दो भागों में विभक्त हो जाता है, दो भागों में बढ़ जाता है और दो कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है। ऐसे फिर ये कोशिकाएं बड़ी होकर फिर इस कोशिका के जगह पे आकर व्यवस्थित हो जाती हैं। इस प्रकार हमारे शरीर में कोशिकाएं निरंतर बदलती रहती हैं। कुछ कोशिकाएं मरती हैं तो कुछ कोशिकाओं का निर्माण होता है। हर कोशिकाओं का जीवन काल अलग अलग होता है, मतलब कि ये कितने दिन तक जीवित रह सकती हैं। स्किन की कोशिका है, मतलब त्वचा की कोशिका है, उसका जीवन काल अलग होगा। ब्लड की कोशिका है, खून की कोशिका जो है उसका जीवन काल अलग होगा। ब्रेन की सेल का जीवन काल अलग होगा। वैसे ही हर जगह की कोशिकाओं का जीवन काल अलग अलग होता है। तो ये जब मर जाती हैं तो इनके जगह पे दूसरी कोशिका आकर व्यवस्थित हो जाती हैं और ये एक कोशिका जो है विभाजन के द्वारा दो कोशिकाओं में बढ़ जाती है और कई कोशिकाएं मरती हैं, उसके जगह पे ये कोशिकाएं जाकर व्यवस्थित हो जाती हैं। तो इस प्रकार हमारे शरीर में कोशिकाएं निरंतर बदलती रहती हैं। हर जगह की कोशिकाएं बदलती रहती हैं, अपने स्थान पर नहीं रहती हैं। अब कोशिका के संरचना के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये इसकी कोशिका की बनावट है। तो कोशिका के बाहर कोई दीवार जैसी संरचना होगी ना, तभी तो इसकी बनावट हुई है। तो इसी को बोलते हैं, यह झिल्ली के समान होती है। ये संरचना जो होती है एक पतली झिल्ली होती है। ये प्रोटीन और फास्फोलिपिड से बनी होती है। अभी हम बताएंगे कि प्रोटीन और फास्फोलिपिड होता क्या है। तो ये जो होती है झिल्ली, इसी को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन, कोशिका कला या कोशिका झिल्ली। इसी का एक ही इसी झिल्ली का नाम तीन नाम होता है। तीन नाम क्या क्या होता है, कोशिका झिल्ली या कोशिका कला कह लीजिए या प्लाज्मा झिल्ली कह लीजिए, ये तीनों नाम इसी का है।
तो ये जो झिल्ली होती है ये कोशिका को आकार प्रदान करती है। मान लीजिए ये झिल्ली होती ही नहीं तो हम कोशिका को कैसे हम देख पाते कि ये किस शेप का है, किस आकार का है। तो ये कोशिका को आकार प्रदान करती है, तो इसी को बोलते हैं कोशिका झिल्ली। अब ये जो बीच में आपको एक बिंदु दिखाई दे रहा है, बिंदु समान संरचना दिखाई दे रहा है, ये बिंदु समान संरचना जो है इसको बोलते हैं केंद्रक। केंद्रक ही इसको क्यों बोलते हैं? केंद्रक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सारे पूरे एक सेल को कंट्रोल करता है, सेल को नियंत्रित करके रखता है, कोशिका को नियंत्रित करता है। इसमें कोशिका में कई अंग पाए जाते हैं, आगे हम पढ़ेंगे कितने अंग होते हैं। तो इस कोशिका को, पूरे कोशिका को नियंत्रण करने का काम यही करता है केंद्रक। तो इसी को जैसे बोलते हैं सर्विस सेंटर, मोबाइल का जो होता है सर्विस सेंटर, सेंटर जो होता है उसको बोलते हैं केंद्र। सर्विस सेंटर का मतलब क्या होता है कि उसको सही करने वाला। तो यहाँ पे जो है ये इसको नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं केंद्रक। न्यूक्लियस इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और इस झिल्ली को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो आप समझ गए होंगे कि प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक क्या होता है। ठीक, अब फास्फोलिपिड क्या है? फास्फोलिपिड एक कार्बनिक रासायनिक पदार्थ है। कार्बनिक रासायनिक पदार्थ है जो वसा से बना होता है, तैलीय होता है यानी तेल के समान होता है, ऑयली होता है, और ये चिकना होता है, स्नेहक के समान। ग्रीस देखे हैं, ग्रीस के समान यह चिकना होता है। तो इसी से बना होता है कोशिका झिल्ली या कोशिका कला। जो ये मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, ये इसी से बनी होती है। फास्फोलिपिड और प्रोटीन, प्रोटीन तो आप जानते ही होंगे। तो ये किस प्रकार बनी होती है? फास्फोलिपिड ये 3 लेयर में बनी होती है। पहले ये प्रोटीन का एक लेयर होता है, उसके बाद फास्फोलिपिड का एक दूसरा लेयर होता है, और तीसरा लेयर फिर से प्रोटीन का होता है। यानी फास्फोलिपिड बीच में होता है और इसके ऊपर प्रोटीन का लेयर लगा होता है। तो इसी तीनों लेयर से मिलकर बनती है प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये कोशिका को आकार प्रदान करती है। आपको फास्फोलिपिड का मतलब समझ में आ गया होगा, आशा है। मिलेंगे अगले लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।